नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुए 12 दिन हो गए, लेकिन युद्ध के थमने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। ऐसा लग रहा है कि युद्ध कब तक चलेगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जब किसी को कह रहा हूं तो मैं खास तौर से ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात कर रहा हूं। बाकी लोग तो तमाशबीन है। कोई बहुत बड़ी भूमिका किसी और देश की है नहीं, इन्हीं तीन देशों की है। यही तय करेंगे कि युद्ध रुकेगा या और चलेगा। ईरान जिस तरह की भाषा बोल रहा है कि हम किसी भी हालत में युद्ध रोकेंगे नहीं, हम लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि हम ईरान पर और ज्यादा बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ वास्तविकताएं जो हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जब युद्ध शुरू हुआ था तो जितने बड़े पैमाने पर ईरान मिसाइल छोड़ रहा था और ड्रोन भेज रहा था, उसकी संख्या में भारी कमी आई है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के पास भी इतनी मिसाइलें नहीं हैं कि युद्ध जो है लंबे समय तक चला सके। इसके बारे में कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी स्वाभाविक बात है, युद्ध चल रहा है और आप उसमें मिसाइल और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कम ही होगा। अब सवाल ये है कि ये युद्ध जो है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 12 दिन में आप इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं सुना सकते कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अमेरिका तक उसकी पहुंच नहीं है। तो देखिए, 12 दिन में ईरान को पहले भी समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वो सैन्य शक्ति में, मिलिट्री पावर में, मिलिट्री माइट में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। और इजराइल और अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि ईरान कोई जो है वो वेनेजुएला नहीं है, जहां आप अपने कमांडो भेजेंगे और वो राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर ले आएंगे और उस देश पर कब्जा कर लेंगे। ईरान लंबे युद्ध लड़ चुका है। खाड़ी का युद्ध ईरान और इराक के बीच में जो चला था वो 10 साल तक चला था, लेकिन तब के ईरान में और आज के ईरान में बहुत फर्क है। तो युद्ध की शुरुआत जब हुई तो पहला लक्ष्य जो था वो अमेरिका इजराइल ने हासिल कर लिया कि उनका जो सबसे बड़ा मजहबी नेता था अयातुल्लाह अली खामेनेई, उसको और उसके साथ उसके 48 साथियों को, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सबको खत्म कर दिया। अभी जो खामेनेई के बेटे बने हैं अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई, वो घायल हैं। ये आधिकारिक रूप से ईरान ने स्वीकार किया है। कब घायल हुए, कहाँ हुए, ये कोई नहीं बता रहा है। कितना घायल हुए, कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत चोट आई। माना ये जा रहा है कि उसी हमले में घायल हुए थे। उस समय वहाँ ये भी मौजूद थे, इनकी पत्नी और बच्चे मारे गए। उसमें जो मारे गए अयातुल्लाह अली खामेनेई उनसे ज्यादा कट्टर है। वो तो सीधे सीधे कहते थे कि जो है ये इस्लाम के खिलाफ है परमाणु बम बनाना, हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। लेकिन मुस्तफा खामेनेई का कहना है कि परमाणु बम बनाना हमारा लक्ष्य है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई, जो लोग कह रहे थे कि शंका थी ईरान बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है। सवाल यह है कि ईरान ने यूरेनियम का 60% एनरिचमेंट कर लिया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट करना जरूरी है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत जल्दी ही ईरान, अगर उसका कार्यक्रम रुकता नहीं, तो वो 8 से 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता था। अब अमेरिका का घोषित लक्ष्य था और इजराइल का भी, और खासतौर से इजराइल का और ज्यादा, कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है, परमाणु शक्ति नहीं बनने देना है। इजराइल का मानना है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति बन गया तो इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वो सबसे पहले इजराइल को खत्म करेगा। लेकिन ये युद्ध शुरू हुआ तो पहला हमला जो किया अमेरिका और इजराइल ने, उसमें खामेनेई की हत्या की, उसके साथ 48 उसके साथियों को मार दिया। तो ये माना जा रहा था कि ईरान बहुत जल्दी घुटने टेक देगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये मैंने जो पहले कहा कि ईरान को ये महसूस हो गया है कि मिलिट्री माइट में वो अमेरिका और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी तरह,
ये बात कहना ठीक नहीं होगा। ईरान के पास खास तौर से 2 हथियार हैं, एक मिसाइल उनकी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जिसका भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कहते हैं बचा कर रखा हुआ है, और दूसरा ड्रोन। ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके जरिए ईरान ने क्या किया है, इस युद्ध का चरित्र बदल दिया है। ये सैन्य युद्ध की बजाय, हथियारों के युद्ध की बजाय आर्थिक युद्ध में बदल दिया है ईरान ने। अमेरिका के जो साथी देश हैं, खाड़ी के देश, जहां अमेरिकी एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, ईरान ने उन पर हमला शुरू कर दिया है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां पर। और ज़्यादातर हमले पहले मिसाइल से कर रहे थे, अब ज़्यादातर हमले ड्रोन से करते हैं। ड्रोन से हमला करने का मतलब है वो ईरान के लिए उसकी कॉस्ट बहुत कम है और अमेरिका और उसके साथियों के लिए उसको बचाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक ड्रोन को मारने के लिए मिसाइल चलानी पड़ती है जो लाखों करोड़ों की आती है और कुछ लाख का आता है ड्रोन। तो ईरान ने क्या किया है कि इस वॉर को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल उसके ऊपर मिसाइल गिरा रहे हैं, ऊपर से बम गिरा रहे हैं, ऊपर से। ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, अमेरिका ने उसकी नेवी खत्म कर दी है और ये लड़ाई जमीन पर हो नहीं रही है। तो ये लड़ाई हवा में हो रही है, मिसाइल और एयर अटैक के जरिए ही हो रही है। तो ईरान ने इसको जब हॉरिजॉन्टल किया तो जितने सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उन पर हमला शुरू कर दिया, उन पर दबाव बढ़ गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही रहा है बर्बाद, लेकिन अब ईरान के हमलों को रोकने के लिए इन देशों की भी जो बचाव की क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। इस आधार पर ईरान कह रहा है कि लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उसके पास ड्रोन की कमी नहीं है। ड्रोन सबसे ज़्यादा मारक, सबसे ज़्यादा प्रभावी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान के पास है और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ईरान की मिसाइल कहाँ रखी हुई हैं और ड्रोन बनाने के कारखाने कहाँ हैं। हालांकि अमेरिका इजराइल हमला कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उनको नष्ट नहीं कर पाए हैं और ये खतरा लगातार बना हुआ है। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो एक तो मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटजी में ये खामी थी कि उन्होंने इस बात को एंटिसिपेट नहीं किया, या एंटिसिपेट किया तो इसको गंभीरता से नहीं लिया कि ईरान खाड़ी के देशों पर हमला कर सकता है, कि एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर हमला करेगा, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य, दुनिया का जो तेल और गैस का आवागमन है, ट्रांसपोर्ट है, उसका 40% हिस्सा इसी रास्ते से आता है जिस पर ईरान का कब्जा है। पतला सा हिस्सा है, ईरान के लिए उस पर अटैक करना आसान है, अटैक कर रहा है। उसकी सुरक्षा का कोई पहले से बंदोबस्त अमेरिका और इजराइल ने नहीं किया। उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया इस युद्ध का खामियाजा भुगत रही है। हर देश में तेल गैस का संकट बढ़ता जा रहा है और हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस जलडमरू मध्य की सुरक्षा का कोई प्लान या प्लान बी है अमेरिका के पास, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक बयान आया था जरूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका के युद्धपोत जो है वो जो भी टैंकर जाएंगे या तेल के जहाज जाएंगे जलडमरू मध्य से, उनको स्कॉट करेगा, सुरक्षा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तो ईरान को ये समझ में आ गया है कि इन देशों पर, खाड़ी के देशों पर हमला करने से अमेरिका और इजराइल ज़्यादा परेशान होंगे और पूरी दुनिया का दबाव बढ़ेगा। उधर इजराइल और अमेरिका क्या कर रहे हैं, खासतौर से इजराइल, ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, तो हमास को तो इजराइल ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब इस समय इजराइल का पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर है। तो लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है इजराइल। उसके अलावा इजराइल ने अपनी फौज भी उतार दी है हिजबुल्लाह के सफाई के लिए। तो इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य अभी ये दिखाई दे रहा है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज है उनको खत्म करते हैं।
फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान आया कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भी उतार सकते हैं, यानी पैदल सेना भी उतार सकते हैं, जो कि संभव लगता नहीं। दूरी इतनी ज्यादा है, अमेरिका को पैदल सेना उतारने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उसके अलावा पैदल सेना उतारने का मतलब है, थल सेना उतारने का मतलब है युद्ध बहुत लंबा चलेगा, और लंबे युद्ध में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। इसलिए चाहे आप वियतनाम देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, या फिर इराक देख लीजिए, हर जगह जो है अमेरिका को मात मिली है। अफगानिस्तान से तो छोड़ के सब कुछ भागना पड़ा था। और ट्रंप की जो नीति है वो लंबे युद्ध की नीति नहीं है। तो ट्रंप निकलना चाहेंगे इस युद्ध से, इसलिए ट्रंप ने इतने सारे उद्देश्य बता दिए हैं इस युद्ध के। वो किसी दिन किसी मुद्दे को लेकर कह सकते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, इसलिए हम जीत गए युद्ध, अब युद्ध समाप्त। लेकिन इजराइल की स्थिति दूसरी है। अमेरिका अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं लड़ रहा है, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, और उसका कहना है कि उसको 4 दशक बाद ये मौका मिला है ईरान को इस तरह से कमजोर करने का। तो वो ईरान को इतना कमजोर कर देना चाहता है कि वो फिर उठकर खड़ा न हो पाए और इजराइल के लिए खतरा न बने। उसके लिए 2 लक्ष्य हासिल करने पड़ेंगे। एक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दे, या इस हालत में कर दे अगले 10, 20, 25 साल तक वो फिर से खड़ा न हो पाए। दूसरा, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग के जो अड्डे हैं या मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको तबाह करना, वो अभी तुरंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए इस समय तेल और गैस की समस्या यानी एनर्जी की समस्या बढ़ रही है, और आने वाले समय में अगर ये युद्ध लंबा चला तो और ज्यादा बढ़ने वाली है। आईईए ने बयान जारी किया है और शुरू भी हो गया है, 400 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रिलीज कर रहा है ताकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहे। इसके अलावा और देशों ने भी घोषणा की, अमेरिका ने घोषणा की है वो 172 मिलियन बैरल जो है तेल रिलीज करेगा मार्केट में, जिससे तेल के दाम कम होंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अमेरिका और इजराइल जीत नहीं रहे हैं और ईरान हार नहीं रहा है। इस युद्ध की यही स्थिति है। तो ये आग का दरिया है, ये युद्ध जो है आग का दरिया है, और इसमें से डूबकर ही जो निकलेगा वही निकल पाएगा। सवाल ये है कौन निकलेगा। अगर ये युद्ध लंबा चला तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोमेस्टिक स्तर पर यानी घरेलू स्तर पर समस्या होने वाली है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका का खर्च बढ़ रहा है इस युद्ध पर, और मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। ट्रंप के लिए वो भी समस्या है। उनकी अपनी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है जो इस युद्ध के समर्थक नहीं है। उन पर आरोप लग रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से भी, रिपब्लिकन की ओर से भी और आम लोगों की ओर से भी कि उन्होंने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली युद्ध की। तो ट्रंप के लिए डोमेस्टिक फ्रंट पर ज्यादा मुश्किलें हैं बजाय युद्ध के। युद्ध में भी मुश्किल है कि वो ईरान को जितना कमजोर कर देना चाहते थे उतना कमजोर अभी तक कर नहीं पाए। और ये जो नई लीडरशिप आई है, हालांकि अमेरिका ने घोषणा की है इसको भी मार देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन ये लीडरशिप और ज्यादा